हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और हमारी जो राजनीति विज्ञान के सॉल्यूशन की जो सीरीज चल रही है उसका आज ये 5वां पार्ट है और अध्याय है 4 समकालीन दक्षिण एशिया। तो पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इनके आंसर हम देखेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है सियाचिन समस्या का संबंध किन देशों से है। दूसरा प्रश्न है भारत पाक संबंध किस समस्या से ग्रस्त है। तीसरा प्रश्न है कि भारत द्वारा शांति सेना किस देश में भेजी गई। चौथा प्रश्न है कच्छ तीऊ कहाँ स्थित है। और पांचवा प्रश्न है दक्षेश का पूरा नाम क्या है। तो इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अब हम आंसर देखने वाले हैं। 1, 2, 3 ये हमें आंसर नहीं मिला है और ये 5वां, यानी कि 4 आंसर हम देखेंगे। चौथे में अभी कंफ्यूजन है, इसलिए हम इसको बता नहीं रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं आंसर हमारे। तो सियाचिन का संबंध है भारत और पाकिस्तान से। और भारत और पाकिस्तान कौन सी समस्या से ग्रस्त है? संदेह की राजनीति से ग्रस्त है। और भारत द्वारा शांति सेना किस देश में भेजी गई? तो श्रीलंका में भेजी गई है ना। और ये जो चौथा वाला लिखा है इसको अभी आप ना लिखें, क्योंकि ये अभी हमें भी इसका कंफर्मेशन नहीं हुआ है। और 5वां जो प्रश्न था क्या था कि दक्षेश का पूरा नाम क्या है। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है, साउथ इंडियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, अब हम 3 नंबर के प्रश्न देखते हैं। तो 3 नंबर में पहला प्रश्न है दक्षिण एशिया क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसको देखते हैं हम। तो ये देखिए इस आंसर को, दक्षिण एशिया यानी कि जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये जो इलाका है ये कहलाता है दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया में चीन को माना नहीं जाता है। तो देखते हैं हम इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। क्षेत्र की विशेषताएं पूछिए। तो दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव तथा श्रीलंका सम्मिलित है। कभी कभी अफगानिस्तान तथा म्यांमार को भी इसी क्षेत्र में शामिल किया जाता है। हालांकि चीन इस क्षेत्र का एक प्रमुख देश है, तथापि इसको दक्षिण एशिया का हिस्सा नहीं माना जाता। दक्षिण एशिया एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सद्भाव व शत्रुता, आशा एवं निराशा तथा पारस्परिक शंका एवं विश्वास साथ साथ विद्यमान है। जैसे कि भारत और पाकिस्तान में हमेशा शत्रुता रहती है और भारत और नेपाल में मित्रता रहती है। तो दक्षिण एशिया का जो इलाका है वो कुछ ऐसा ही है, जहाँ सद्भाव शत्रुता भी है, आशा है, निराशा भी है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए आप, विविधताओं से परिपूर्ण इस क्षेत्र के उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर एवं पूर्व में बंगाल की खाड़ी इसे एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र बनाते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्र की भौगोलिक विशिष्टता ही इस उपमहाद्वीप क्षेत्र की भाषाई, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अनूठेपन का परिचायक है। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है भारत पाकिस्तान संबंधों में सुधार हेतु सुझाव दीजिए। सुझाव देने के भारत पाकिस्तान के संबंध में सुधार कैसे हो सकता है। तो ये देखिए, भारत पाकिस्तान संबंधों में सुधार के लिए दोनों देशों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पाकिस्तान में किसी भी बात पर सरलतापूर्वक विश्वास करना उचित नहीं होगा। पाकिस्तानी शासकों की यह सोच है कि भारत के साथ तनावपूर्ण संबंधों को बनाए रखने में ही उनका और देश का हित है। यानी कि पाकिस्तान में जितने भी तानाशाह आए हैं उनको हमेशा ये लगता है कि भारत से अगर लड़ाई रहेगी तो उनका फायदा होगा, इसलिए वो कभी भारत के साथ अच्छे संबंध नहीं चाहते हैं। हालांकि पाकिस्तानी जनता भारत से युद्ध करना नहीं चाहती है। असल में पाक शासक यानी कि पाकिस्तानी शासक अपनी बुनियादी शक्ति सेना द्वारा अपना दमखम बनाए रखना चाहते हैं। पाकिस्तान की फौज ताकत यह भली भांति जानती है कि यदि भारत के साथ उसके संबंध सामान्य हो गए तो वह अप्रासंगिक हो जाएगी। दोनों देशों में संबंधों को सुधारने हेतु पाकिस्तान को अपनी इस मानसिकता का परित्याग करना पड़ेगा। विवादित विषयों पर परस्पर वार्ताओं द्वारा संबंधों को सुधारा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है दक्षिण एशियाई क्षेत्र में शांति एवं सहयोग किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। इस उत्तर को देखते हैं हम। तो ये देखिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सहयोग निम्न प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। पहला पॉइंट देखना, अनेक दक्षिण एशियाई देशों में राजनीतिक अस्थिरता है, अतः वहां राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने की जरूरत है। जैसे अफगानिस्तान हो गया, ठीक है, पाकिस्तान को भी आप मान सकते हैं। तो ये जो देश ऐसे हैं जहां राजनीतिक अस्थिरता हमेशा बनी रहती है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र आज आतंकवाद जैसी चुनौती का सामना कर रही है। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, अतः आतंकवाद को समूल नष्ट किए जाने की आवश्यकता है।
इन क्षेत्र विशेष में गरीबी एवं बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, अतः दक्षिण एशियाई क्षेत्र में गरीबी एवं बेरोजगारी को समाप्त करने हेतु कारगर कदम उठाए जाने चाहिए। चौथा पॉइंट है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के सभी देशों को अपनी समस्याएं परस्पर मिलजुल कर हल करनी चाहिए। उन्हें दक्षेस अथवा सार्क के साथ के माध्यम से परस्पर सहयोग को और अधिक बढ़ाना चाहिए। ठीक है, अगला उत्तर देखते हैं हम। महाकाली संधि क्या है, इस उत्तर को देखते हैं। महाकाली संधि 6 फरवरी 1996 को तत्कालीन भारत एवं नेपाल के प्रधानमंत्रियों के मध्य हुई। कौन कौन से देश? भारत और नेपाल। इस समझौते द्वारा 2000 मेगावाट शक्ति के पंचमेश्वर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को 8 वर्षों की समयावधि में बनाने एवं सहारा एवं तनकपुर जल भंडारों को विकसित करने पर सहमति हुई। ठीक है, पंचमेश्वर प्रोजेक्ट पर भारत एवं नेपाल द्वारा संयुक्त तथा एक समान 20,000 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित किया गया। संधि के अनुसार नेपाल को मानसून में 1000 क्यूसेक जल तथा शेष मौसम में 300 क्यूसेक जल तनकपुर से देना तथा निरंतर 70 मिलियन किलोवाट विद्युत आपूर्ति निःशुल्क देना सम्मिलित थी। उक्त संधि में भारत नेपाल द्वारा महाकाली नदी आयोग की स्थापना करने का भी फैसला दिया गया। कुल मिलाकर के महाकाली संधि से नेपाल को बहुत फायदा हुआ है। आगे देखते हैं हम। अब है 4 अंक के प्रश्न। तो और पहला प्रश्न है इसमें, भारत पाक संबंधों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। इसको देखते हैं हम। अब चूंकि ये 4 अंक में इसलिए बड़े रहेंगे, तो देखिए जरा क्या है। पहला भारत पाक संबंधों में जो समस्या वो है कश्मीर समस्या। क्या है कि भारत पाक संबंधों में कश्मीर प्रकरण को लेकर मतभेद बना हुआ है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ भाग पर अपना अधिकार जमा रखा है तथा शेष कश्मीर को भी वो हड़पना चाहता है। सबसे पहली समस्या तो यही है। दूसरा है, आतंकवाद को प्रोत्साहन देता है हमेशा पाकिस्तान ने भारत में आतंकवाद को प्रोत्साहन दिया है। वह प्रशिक्षित आतंकवादियों को भारत भेजकर हमारे देश में अशांति फैलाने का प्रत्येक संभव एवं असंभव प्रयास करता है। बांग्लादेश भी एक कारण है, क्योंकि भारत ने बांग्लादेश को आजाद करवाया। बांग्लादेश पूर्व में पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन वहां पर पाकिस्तान से अलग होने हेतु संघर्ष हुआ, जिसमें भारत द्वारा उसकी मदद की गई तथा उसके फलस्वरूप बांग्लादेश नाम के एक नए राष्ट्र का उदय हुआ। पाकिस्तान की सोच यह है कि भारत ने पाकिस्तान को खंडित करने का कार्य किया है। फिर चौथा है, स्वयं को मुस्लिमों का एकमात्र प्रतिनिधि मानना। पाकिस्तान स्वयं को कश्मीर सहित संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि मानता है। कौन? पाकिस्तान। वो मानता है कि वही हित का ध्यान रख सकता है। सारे उपमहाद्वीप में जो मुसलमान हैं उनका ध्यान केवल कौन रख सकता है? पाकिस्तान। उसकी यह सोच भारत में घटित सामान्य सी घटना को भी सांप्रदायिक स्वरूप दे देती है। इससे दोनों देशों के संबंधों में कटुता आ जाती है। फिर 5वां पॉइंट है, पाक की दोहरी कूटनीति। पाकिस्तान दिखावे के तौर पर तो भारत से संबंध सुधारना चाहता है, लेकिन वास्तव में वह भारत से दोस्ती वाले संबंध नहीं चाहता है। उसकी यह दोहरी कूटनीति दोनों देशों के संबंधों में जहर घोलती रहती है। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट है। सबसे खास तो कश्मीर समस्या है, ठीक है, आतंकवाद को प्रोत्साहन है, बांग्लादेश है। ठीक है, ये 3 बातें तो बहुत ज्यादा मेन है इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के जाति संघर्ष में किसकी प्रमुख भूमिका रही, वर्णन कीजिए। इसको देखते हैं। तो देखिए, श्रीलंका में स्थापित लोकतंत्र को सिहली और तमिल मूल के लोगों के बीच जाति संघर्ष का सामना करना पड़ा। एक तो सिहली समूह है वहां पर जाति, और एक तमिल मूल। ठीक है, सिहली लोगों के अनुसार सिलोन का क्षेत्र केवल सिंहल लोगों का था, न कि भारत सहित तमिलों का। सिहली राष्ट्रवादियों का मानना था कि श्रीलंका सिहली लोगों का है, इसलिए यहाँ तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए। ठीक है, मतलब बहुत सारे तमिल जो भारत से श्रीलंका चले गए थे, तो इस वजह से वहाँ एक प्रॉब्लम है, एक तो सिहली समुदाय और तमिल मूल में। इसने 1983 के बाद लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम लिट्टे का गठन किया, जो एक उग्रवादी संगठन है, तथा इसने तमिल इलम यानी कि श्रीलंका के तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग की। ठीक है, श्रीलंका में तमिलों की सुरक्षा के लिए भारत में तमिल लोगों द्वारा भारत सरकार पर दबाव डाला गया। 1987 में भारत ने श्रीलंका
के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और श्रीलंकाई सरकार और तमिलों की भी संबंधों को स्थिर करने के लिए सैनिकों को भेजा। आखिरकार भारतीय सेना और लिट्टे के मध्य संघर्ष चला। बाद में 1989 में भारतीय शांति सेना को उसके उद्देश्यों को प्राप्त किए बिना श्रीलंका से बाहर आना पड़ा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। अब अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, दक्षेस यानी कि सार्क के गठन तथा महत्व पर प्रकाश डालिए। सार्क में कौन कौन से देश आपको पता होना चाहिए। देखिए, सार्क का गठन दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, सार्क। सार्क की स्पेलिंग आप देख लेना। की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग का विचार सर्वप्रथम नवंबर 1980 में सामने आया था। 7 संस्थापक देशों बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका के विदेश सचिवों के परामर्श के बाद इनकी प्रथम मुलाकात अप्रैल 1981 में कोलंबिया में हुई थी। ठीक है, विचार बने 1980 में आया था, लेकिन पहली जो मुलाकात हुई थी वो अप्रैल 1981 कोलंबिया में हुई थी। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं 8 दिसंबर 1985 को सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ की गई। यहाँ पर आप डेट, ये सभी डेट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर जो मैंने आपको बताया है। अब अगला पॉइंट है, अफगानिस्तान से वर्ष 2005 में आयोजित हुए 13वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में सार्क का सबसे नया सदस्य बना। यानी कि सबसे लास्ट में कौन सा देश शामिल हुआ सार्क के संघ में, अफगानिस्तान। इस संगठन का मुख्यालय एवं सचिवालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है। ठीक है, अब इसका महत्व देख लो कि सार्क सदस्य देशों का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 3% है एवं विश्व की कुल आबादी के 21% लोग सार्क देशों में रहते हैं। क्योंकि सभी जनसंख्या वाले देश, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में सार्क देशों की हिस्सेदारी 3.8% अर्थात 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। तालमेल बनाना, यह दुनिया की सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र होने के साथ साथ महत्वपूर्ण उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। सार्क देशों में परंपरा, परिधान, भोजन और सांस्कृतिक एवं राजनीतिक पहलू लगभग समान है, जो उनके कार्यों में तालमेल या सहयोग स्थापित करने में लाभदायक है। समान समाधान, सार्क के सदस्य देशों में समान समस्या और मुद्दे विद्यमान, जैसे गरीबी हो गई, निरक्षरता, कुपोषण, प्राकृतिक आपदाएं, आंतरिक संघर्ष, औद्योगिक एवं तकनीकी पिछड़ापन, निम्न जीडीपी एवं निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति। अतः विकास के सामान्य क्षेत्रों का निर्माण कर तथा विकास प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं का समाधान करके वे अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा सकते हैं। तो ये सार्क का महत्व है। ठीक है, तो इस तरह से हमने अध्याय 4 पूरा कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।